दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मोदी को हराए नहीं तो वह अनंत काल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि अगर केंद्र में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बनी तो नरेंद्र मोदी अनंत काल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि फिर देश में 2019 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। केजरीवाल ने मोदी पर देश चलाने के लिए तानाशाह एडोल्फ हिटलर की युक्तियां अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से भगवा दल की हार सुनिश्चित करने को अपील की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल ने कहा, आज हर देशभक्त का लक्ष्य मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर सत्ता में वापस आने से रोकना होना चाहिए। अगर बीजेपी 2019 में सत्ता में आई तो वह मोदी अनंत काल के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव। प्रत्येक भारतीय की 12,000 रुपए प्रतिमाह आय सुनिश्चित करेगी कांग्रेस ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए सोमवार को एक बड़ा दांव चलते हुए प्रत्येक भारतीय की 12,000 रुपए प्रतिमाह आय सुनिश्चित करने और 5 करोड़ गरीब परिवार को प्रति वर्ष 72,000 रुपए देने की घोषणा की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कांग्रेस ने 21 सदी में भारत में गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया है। इसके लिए पार्टी दुनिया में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक न्यूनतम आय योजना लेकर आएगी। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद प्रत्येक भारतीय के लिए 12,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम आय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय कुछ न कुछ काम कर रहा है और यदि उसकी आय 12,000 रुपए से कम है तो कांग्रेस उसे 12,000 रुपए देगी। इसके अलावा पार्टी देश के 20% सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों को वार्षिक रूप से 72,000 रुपए देगी। इससे देश के 25 करोड़ लोगों को लाभ होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन दोनों योजनाओं को लाभ उस समय तक लोगों को मिलता रहेगा जब वे इसके दायरे से बाहर नहीं हो जाते। श्री गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने की घोषणा की, लेकिन उनको महज 3.50 रुपए मिल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा अपने वादे पूरे करती है और वादों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम हुआ है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम आय योजना से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जाएगा। इससे पहले पार्टी ने मनरेगा को 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। यह गरीबी के खिलाफ कांग्रेस का दूसरा और अंतिम हमला है, जिससे गरीबी भारत में खत्म हो जाएगी। अर्थव्यवस्था पर भार बढ़ने से संबंधित एक सवाल के जवाब में श्री गांधी ने कहा कि अमीरों का लाखों करोड़ों रुपए का ऋण माफ हो सकता है। क्या यह सब्सिडी नहीं है? प्रधानमंत्री देश के सबसे अमीरों लोगों का ऋण माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस सबसे गरीब लोगों का पैसा क्यों नहीं दे सकती? श्री गांधी ने कहा कि श्री मोदी तो हिंदुस्तान बना रहे हैं जिनमें एक अमीरों का है और दूसरा गरीबों का है, लेकिन कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान बनाएगी जिसमें सबका सम्मान हो और सबको समान अधिकार हो। श्री गांधी ने कहा कि इस योजना को तैयार करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन किया है और अर्थव्यवस्था इस भार को उठा सकती है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम आय योजना के लिए देश में पर्याप्त धन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश लोगों को न्याय देगी और उनको उनका हक देगी। यह योजना सामाजिक न्याय के लिए होगी। एक सवाल के जवाब में श्री गांधी ने कहा कि पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जल्द जारी कर दिया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, PL पुनिया, कुमार शैलजा और राजीव गौड़ा भी मौजूद थे। अगली खबर है कि बीजेपी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राहुल गांधी को बताया नपुंसक। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही राजनेताओं की जबान भी फिसलने लगी है। आए दिन अलग अलग पार्टी के नेताओं के विवादित बयान मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद वह सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले श्रीकांत
श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, कायर नपुंसक कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल के इशारे पर जारी बेहूदी बयानबाजी शर्मनाक है। पूरा विश्व आतंकियों के विरुद्ध बीजेपी सरकार की कड़ी कार्रवाई के साथ खड़ा है, मगर कांग्रेस एंड पार्टी अपने घटिया बयानों से आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर कर रही है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पर सेना के मनोबल को तोड़ने में लगी है। एक गहरी साजिश के तहत सपा बसपा जैसे उसके पिछलग्गू अनगढ़ बयानबाजी करके सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि 2019 का लोकसभा चुनाव लोकशाही और तानाशाही के बीच का चुनाव है। तेजस्वी यादव ने कहा है, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2019 का महाचुनाव धर्म अधर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच, विकास विनाश, संविधान मनुस्मृति, जनतंत्र धनतंत्र, कर्म कुकर्म, झूठ सच, पाप पुण्य सहित सही गलत, प्रेम नफरत, मान अपमान, रक्षक भक्षक, न्याय अन्याय, शोषित शोषक, वंचित लाभान्वित, पूंजीवाद समाजवाद, शांति जंग, सुख दुख, खुशहाली बदहाली, अच्छे दिन बुरे दिन, सम्मान अपमान, समता विषमता, अंबेडकर गोवलकर, गांधी गोडसे, लोकशाही और तानाशाही के बीच है। जनता और मोदी की इस लड़ाई में हम जनता के साथ हैं। कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर अपने पोते अक्षय शर्मा के साथ पूर्व कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में हिमाचल प्रदेश की प्रभारी रजनी पाटिल एवं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ साझा पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहित मंडी के विकास के लिए पंडित सुखराम ने बहुत काम किया है। ऐसे में पंडित सुखराम और उनके पोते आश्रय के कांग्रेस में शामिल होने से हिमाचल सहित पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अब बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। भाजपा नेतृत्व ने तो लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं को अपमानित किया है। इस दौरान कांग्रेस हिमाचल की प्रभारी रजनी पाटिल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित सुखराम के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को हिमाचल प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी। इस दौरान पंडित सुखराम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी उनके परिवार वापस। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार सांध्वी प्रज्ञा ठाकुर। मालेगांव बम विस्फोट मामले में दोष मुक्त को चूंकि सांध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोमवार को कहा कि वह भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भोपाल लोकसभा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है और सीट इस पर वर्ष 1989 से भाजपा का कब्जा है। सांध्वी ने दिल्ली से फोन पर पीटीआई भाषा को बताया कि संगठन भाजपा ने यदि कहा तो वह दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा दिग्विजय हिंदू विरोधी नेता हैं और उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है। हालांकि सांध्वी ने टिकट के लिए भाजपा नेताओं से संपर्क करने से इनकार किया और कहा कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। सांध्वी प्रज्ञा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की नेता और विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी में भी सक्रिय रही हैं तथा अपने तीखे भाषणों के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि खुफिया एजेंसियों ने बताया आतंकी हमले की आशंका। दिल्ली, मुंबई और गोवा में अलर्ट जारी। गोवा, मुंबई और दिल्ली में अलकायदा और आईएस के आतंकियों द्वारा हमले की आशंका जताई है। वहीं जिसके बाद स्थानीय पुलिस को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड हमले का बदला लेने के यह आतंकी हमला हो सकता है। इसे लेकर 2 इनपुट प्राप्त हुए हैं, जिसमें भारत में स्थित यहूदी स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है। बता दें कि आतंकी हमला करने के लिए गाड़ी या चाकू का सहारा ले सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुंबई में इजरायली दूतावास, महावाणिज्य दूतावास के अलावा छाबड़ हाउस की सुरक्षा और निगरानी तत्काल बढ़ाई जाए। देखा जाए तो यह हमला न्यूजीलैंड के क्रैशेस में हुए गोलीबारी में 49 लोगों के मौत का बदला लेने के उद्देश्य से ये की जा सकती है। इस हमले को 29 साल के एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक ने अंजाम दिया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं खुफिया एजेंसियों को कई सूत्रों से ऐसे हमले का इनपुट मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अमेरिका ने दी पाकिस्तान को धमकी, कहा भारत पर एक और आतंकी हमला बहुत परेशानी लेकर आएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है, जहां इसके साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर एक और आतंकवादी हमला बहुत अधिक समस्या खड़ा करने वाला होगा। बता दें कि व्हाइट हाउस में एक सीनियर अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस और निरंतर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं क्षेत्र में फिर तनाव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए खास तौर पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। दरअसल नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करता है और भारत पर एक और हमला होता है तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या खड़ी करने वाला होगा, जो दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बनेगा और दोनों के लिए खतरनाक होगा। भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आतंकी संगठनों के खिलाफ अपरिवर्तनीय एवं अनवरत कार्रवाई की जरूरत है। अधिकारी ने कहा कि पूर्ण मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जानिए बिल गेट्स ने भारतीयों के लिए तारीफ में कही ये बातें। विप्रो के फाउंडेशन अजीम प्रेमजी ने कंपनी में अपने शेयर का 34% यानी 52,750 करोड़ रुपए बाजार मूल्य के शेयर अजीम प्रेमजी ने फाउंडेशन को दान देने का ऐलान किया है। जहां अजीम प्रेमजी के इस काम से दुनिया के एक दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स भी खासा प्रेरित हुए हैं और उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर और बड़े दानवीरों में शामिल बिल गेट्स ने ट्वीट कर कहा, मैं अजीम प्रेमजी के फैसले से प्रभावित हूं, उनका योगदान काफी असरदार साबित होगा। बता दें कि अजीम प्रेमजी के इस फैसले के साथ वह परोपकार कार्य के लिए अब तक 145,000 करोड़ रुपए 21 अरब डॉलर दान दे चुके हैं और वह ये विप्रो लिमिटेड के आर्थिक स्वामित्व का 64% है। वहीं अजीम प्रेमजी की संपत्ति 21.8 बिलियन डॉलर है और वह एशिया के टॉप अमीरों में शुमार हैं। जहां अजीम प्रेमजी ने जिस फाउंडेशन को यह रकम दान में दिया है वह मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि बीजेपी में शामिल हुई जया प्रदा, रामपुर में आजम खान को देंगी चुनौती। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के भाजपा में शामिल होने की भी खबर है। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें रामपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। वे रामपुर से भाजपा की उम्मीदवार होंगी और गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान को चुनौती देंगी। यही भाजपा जया प्रदा को अपना प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित रूप से मुकाबला रोचक होगा। जया प्रदा और सपा नेता आजमगढ़ की अदावत बहुत पुरानी है। जब जया प्रदा सपा में हुआ करती थी तब भी उनमें और आजम में 36 का आंकड़ा था। वही एक थी जया प्रदा की अमर सिंह से घनिष्ठता। अमर सिंह और आजम खान में कभी पटरी नहीं खाई थी, यह बात जग जाहिर है। आजम खान से इस हद तक जया प्रदा की अनबन थी कि एक बार जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी नेता और रामपुर विधायक आजम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने उन पर तेजाब हमला कराने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की 20 सालों से रोजाना भूकंप के झटके झेल रहा है गुजरात के ये 8 गांव, वजह कर देगी आपको हैरान। गुजरात के सूरत के 2 तहसील के अंतर्गत आने वाले 8 ग्राम रोजाना भूकंप के झटके झेलने को विवश है। कभी रात को सोते वक्त तो कभी आंख खुलते ही कब धरती कांप जाएगी, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। इन भूकंप के झटकों ने पूरी जनसंख्या को जद्दोजहद में डाल दिया है। हालात ये है कि लोग रातों को सोने से भी खौफ में हैं। कब भूकंप के झटके उन्हें हिला डालेंगे इस बात कोई ठिकाना नहीं है। बता दें कि ये भूकंप के झटके कुदरती नहीं है बल्कि मानव द्वारा सर्जित हैं। डायमंड सिटी सूरत यूं तो कपड़ा और डायमंड नगरी के तौर पर जानी जाती है, किंतु इससे कुछ ही दूरी पर बारडोली और मांडवी तहसील के 8 ग्रामों के स्थानीय रोजाना भूकंप के झटके झेलने को विवश हैं। बारडोली और मांडवी तहसील के मध्य से तापी नदी गुजरती है और यही तापी के पट में दिन में 2 बार कुंवरी में वेगन धमाका किया जाता है। यह धमाका इतना तेज होता है जैसे भूकंप आ गया हो। मांडवी के खंजरोली, पिपरिया, कमलापुर जैसे ग्रामों में घर की दीवार में नुकसान होता है। किसान खेती नहीं कर सकता और डस्ट के कारण स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है।
तो दोस्तों इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।